कितना हो गया सर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके फर्स्ट यूनिट का रिप्रोडक्शन का, ठीक है, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने फर्स्ट यूनिट में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ये जान ही लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें जानना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले हम जानेंगे इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज जानेंगे, डेफिनेशन की एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है। क्या है एम्ब्रियोलॉजी, बताइए सभी लोग। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच deals with the study of all those processes, deals with the study of all those processes which take place during development of fetus, which take place during development of fetus। अंडरस्टूड। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, हम शुरू से बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस के, ठीक है, जो फीटस के डेवलपमेंट में होता है, जो फीटस के डेवलपमेंट में होता है, उन सारे प्रोसेसेस की बात हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। समझ में आया। अब क्या क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, क्या क्या प्रोसेस होता है बताइए, सीक्वेंस में बताइएगा सभी लोग। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बताइए सभी लोग, फर्टिलाइजेशन एंड ठीक है। तो बहुत जो भी प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ फिटस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीटस होगा एंड आफ्टर दैट पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन मतलब यानी कि बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो वो ऑर्गन जो आपके गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे मेल में कौन सा गैमेट फॉर्मेशन ऑर्गन इन्वॉल्व है, टेस्टिस, ठीक है, एंड कोरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन इन वुमेन ओवरीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जो आफ्टर द प्यूबर्टी ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं,
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि मान लो गैमेट फॉर्म हुआ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वो मत समझ लीजिएगा आप लोग की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग चीज है, ठीक है, वो आफ्टर प्यूबर्टी डेवलप्ड होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बताना, तो मेल में भाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होगा? वास डिफरेंस और रेटिटेटिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, ये सारे क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये सब क्या करते हैं? स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जितने भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखिए इनमेल्स, इनमेल्स कौन कौन से? वास डिफरेंस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, एंड रेटिटेटिस, ठीक है, रेटिटेटिस। एक्चुअली इसका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। कैसे याद करेंगे इसका सीक्वेंस? क्या होता है इसका सीक्वेंस? होता है रेटिटेटिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस लास्ट में। तो इस तरह से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले वो रेटिटेस्टिस जाता है, ठीक है, रेटिटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंसिया में एंटर करता है, वासा डिफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस। आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके बैक पोर्शन से ये वास डिफरेंस टर्न होके ऐसे आता है, ठीक है। तो लास्ट में वास डिफरेंस में जाता है एंड आफ्टर दैट कहाँ आता है? यूरेथ्रा में। अंडरस्टूड? तो सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सीक्वेंस अलग से आप लोग लिख लीजिए और एग्जाम में यही पूछता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब अल्टरनेट दिया रहेगा इधर उधर करके, ठीक है, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, वास। ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल्स, ओके। तो कौन कौन से होंगे फीमेल्स में? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? डायरेक्टली आप लोग कहते होंगे कि हाँ फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल से ओवा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं एंड स्पर्म मोटाइल होते हैं, सो मूव करके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वहाँ फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, ठीक है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। फैलोपियन ट्यूब पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है, वहां पे फ्यूजन होगा तभी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर होगा, ठीक है, अदरवाइज फेलर ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा। समझ में? फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस और
मेल्स में, फीमेल्स में ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ओके, ये नोट कीजिए। जानते हैं आप लोग कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे नीचे वाला जहाँ पे फिम्ब्रिय होता है, फिम्ब्रिय यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच कलेक्ट द ओवा आफ्टर रिलीजिंग द ओवा, ठीक है। ओवा रिलीज होने के बाद वो फिम्ब्रिय क्या करता है, वो सारे ओवा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है। और वो फिम्ब्रिय के पास क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का? एम्पुला, स्थमस और इन्फंडिबुलम, ये 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। समझ में आई बात? और फिम्ब्रिय के सबसे करीब वाला पार्ट कौन सा होता है? क्वेश्चन ऐसे बताओ, इन्फंडिबुलम होता है, ठीक है। एंड एम्पुला थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है जो ओविडक्ट का लास्ट होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग मास होती है एम्पुला, बीच में स्थम, इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एंड फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, ये 3 चीजें हमने क्लियर की। अब हम आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन कैसे होता है, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है, IUL, ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जब फीटस मदर वॉम्ब में होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि टेस्टिस भी ग्रो करता है एंड ओवरीज भी ग्रो करता है, ठीक है। बट टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड्स हो जाता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी वो डिसेंड हो जाता है इन द स्क्रॉटल सैक, इन द स्क्रॉटल सैक, बट ओवरीज रिमेन इन द, कहाँ होता है बताओ, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर टेस्टिस फेल हो गया डिसेंड होने में, तो इस चीज को हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं बताओ? क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। टेस्टिस कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाता स्क्रॉटल सैक में, वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ही रह जाता है, ठीक है। तो वो एक डिजीज है, एक डिफेक्ट है, और उस डिजीज को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, ओके। एंड टेस्टिस डिसेंड डाउन विद द हेल्प ऑफ द इंजुइनल कैनाल, ठीक है, इंजुइनल कैनाल के थ्रू, हेल्प के थ्रू वो क्या करता है, डिसेंड करता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ओके। एंड व्हाई टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रॉटल सैक, तो इसका क्या रीजन देंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग कि टेस्टिस क्यों एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, बताइए क्यों बाहर है भाई? क्योंकि उसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, समझे। अगर एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट रह जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही नहीं, समझ में आई, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये काफी समझ लो कि डिफेक्ट बहुत बड़ा वाला है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करें तो हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफ में, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा और जल्दी ये चैप्टर फिनिश करा देंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है वो एक बार सभी लोग रीडिंग लगा लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।